बिल्कुल जो है वो पूरा का पूरा हम रिवाइज कर रहे हैं। आप फिल्टर हटा दो, डिस्क्लोजर में जाके ऑल एक्सेप्ट कर लो, डिस्क्लोजर वाले टैब में जाओ, एक मिनट सर। इसी एक्सेल शीट में हाँ, डिस्क्लोजर वाले पे ओके। क्लियर ऑल फिल्टर कर दो, ऊपर है ना क्लियर फिल्टर। हाँ ठीक है, मेरे को फटाफट रेगुलेशन 5 to 14 जो आपने पढ़ा अब पूरा समझा हाँ दो क्या कह रहे हैं। हाँ। ठीक है, तभी हम क्या कर रहे हैं, अभी आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहे हैं कि अभी आपने उस टाइम जो सुना था, समझा था, वो करेक्टली समझा कि नहीं समझा। जहाँ पे भी हम्म आप कुछ अलग बोलोगे मैं वापस रेगुलेशन पे भेजूंगा। हम्म। अगर स्पीड से होना है तो आपको वही अंडरस्टैंडिंग बोलनी है जो अपन ने उस टाइम डिस्कस की थी। राइट सर। ठीक है, शुरू कर दो। 5 से शुरू। रेगुलेशन 5, इसमें डिस्क्लोजर नील था। जनरल ऑब्लिगेशन ऑफ कॉम्प्लायंस, जो कंपनीज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर कॉम्प्लायंस बाय इट्स केएमपी डायरेक्टर प्रोमोटर और एनी अदर रिस्पॉन्सिबल पर्सन। रेगुलेशन, ये इसको एक्सप्लेन करूं? हाँ तो एक्सप्लेन ही करना है, इंग्लिश तो मेरे को भी आती हाँ है। ओके। जनरल जो कंपनी को कॉम्प्लाई करना है वो कंपनी इंश्योर करेगी, जो एक्चुअली कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो केएमपीज डायरेक्टर प्रोमोटर जो कंप्लीट करते हैं तो उनके ऊपर नहीं आता है, कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो अगर कोई फॉल्ट होता है तो कंपनी का होता है कॉम्प्लायंस में, नहीं नहीं कोई समझा मैं। पर्टिकुलर पर्सन का नहीं होता है। तो कंपनी का रेगुलेशन, फॉल्ट है वो। तो रेगुलेशन क्या बोल रहे हो? कॉम्प्लायंस का रेगुलेशन बोलता है कॉम्प्लायंस ऑफिसर जो भी होगा उसका वो 5 में तो अ, कंप्लायंस ऑफिसर का कोई रेफरेंस ही नहीं है। तो सर ये वही तो बोल रहे हैं ना कि कॉम्प्लायंस जो कंपनी करना चाहिए, तो कोई दोबारा पर्टिकुलर पढ़ लो, पर्सन के। दोबारा पढ़ लो, जहाँ आप कुछ और बोलोगे मैं वापस पढ़ाऊंगा, और सिर्फ इंग्लिश की ट्रांसलेशन करना। द लिस्टेड एंटिटी शैल इंश्योर दैट KMP director promoter or any other person dealing with the listed entity complies with responsibility or obligations if any assigned to them under these regulation. सिर्फ ट्रांसलेशन करो इसको। कंपनी इंश्योर करेगी कि जिसको भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी होगी टू कॉम्प्लाई विद द रेगुलेशंस, उसको वो कंप्लीट कर रहा है। तो आप अभी जो बोल रहे थे और ये बोल रहे हो सेम है क्या? डिफरेंट है। हम्म? नहीं, वो डिफरेंट है। ओके। दोबारा बोल दो, अब ये पढ़ दो क्या कह रहे हैं पहले, बिकॉज आपको यहाँ से पढ़ना है, मेरे को रेगुलेशन से पढ़ना नहीं है, यहाँ से बताना है क्या कह रहे हैं। अगर यहाँ से आप वही बता पा रहे हो जो रेगुलेशन कहना चाहते हैं तब तो आप समझ गए, नहीं तो अपन चलते रहेंगे जब तक आप समझोगे नहीं। तो रेगुलेशन कंपनी 5 क्या कह रहे हैं? कंपनी इंश्योर करेगी कि जिसको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जिसको है मतलब क्या टू, है, जिसको कौन? जिसको यानी केएमपी डायरेक्टर प्रोमोटर या फिर कोई भी पर्सन जिसको कॉम्प्लाई करने का, रेगुलेशन हम्म से कॉम्प्लाई करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, वो हम्म कंप्लीट कर रहा है या नहीं, ये कंपनी का हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू ठीक चेक। है, तो ये है इसका एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन। हाँ कि रेगुलेशन में अगर बोला है कि केएमपी ये करेगा, तो केएमपी वो कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये इंश्योर करना कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ। ठीक है, यही लिखा हुआ है। चलो आगे बढ़ो। 6 रेगुलेशन, सब रेगुलेशन 1, ये इवेंट बेस्ड है। इसमें कंपनी का कॉम्प्लायंस ऑफिसर कंपनी सेक्रेटरी ही होता है, उसको अपॉइंट किया जाता है। मतलब मतलब कंपनी अपॉइंट करती है कंपनी सेक्रेटरी को एज अ कॉम्प्लायंस ऑफिसर। हम्म, ये दिस इज अकॉर्डिंग टू सेबी एलओडीआर। तो एमडी को कर सकते हैं क्या कंप्लायंस ऑफिसर, अगर सीएस नहीं हो तो? सर इस रेगुलेशन में नहीं। नहीं ना, ठीक है, नहीं। आगे। रेगुलेशन 6 सबसेक्शन सब रेगुलेशन 2, इसमें कॉम्प्लायंस ऑफिसर टू इंश्योर
रेगुलेटरी प्रोविजंस इन लेटर एंड स्पिरिट। जो भी कॉम्प्लायंसेस होंगे तो कॉम्प्लायंस ऑफिसर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू इंश्योर कि सारे रेगुलेशन उसके लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो होंगे। And it should be coordinated in coordination with SEBI, जहाँ वो रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में जहाँ वो लिस्टेड है, फिर डिपॉजिटरीज इफ एनी, जिससे भी जहाँ भी उसका कॉम्प्लायंस करना जरूरी है वो कॉम्प्लायंस ऑफिसर इंश्योर करेगा कि वो उन्होंने जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग रहेगा। थर्ड पॉइंट, कोऑर्डिनेशन यानी एक पर्टिकुलर कॉम्प्लायंस है जो ये तीनों में है, तो उसमें कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब? कोऑर्डिनेशन यानी उसके इन तो लाइन। आप निकल नहीं पाओगे, आप समझो, जब तक आप एकदम एग्जैक्टली नहीं बोलोगे ना, आप निकल नहीं पाओगे अभी। तो आप कोऑर्डिनेशन समझो तो इन कहना लाइन। क्या चाह रहे हैं आप? पहले आप क्या है, आप रट्टा मत मारो। आप ये समझो कि लिस्टिंग रेगुलेशन कह रहे हैं एक कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट किया कंप्लायंस ऑफिसर, वो क्या क्या काम करेगा, ठीक है। अभी अपॉइंट तो कर दिया, कुछ काम तो कहना पड़ेगा ना उसको। तो पहले बोला कि भैया तुम्हारी कंपनी को जो भी प्रोविजन लगता है उसको तुम्हें कंप्लाई करना है, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कल को नहीं हुआ तो तुमको पकड़ेंगे, राइट। उसके बाद तुमको सेबी से बात करनी है, बीएससी से बात करनी है, डिपोजिटरी से बात करनी है, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, सीएफओ की नहीं है, एमडी की नहीं है। तो हम लोग जब भी बात करेंगे हम कंप्लायंस ऑफिसर को एड्रेस करेंगे। तो इसमें कहाँ आ गया एप्लीकेबल रूल रेगुलेशन? वो बोल रहे हैं कि आपकी जो भी डिपोजिटरी या इंटरमीडिएरीज हैं उनके साथ कंप्लायंस ऑफिसर ही कोऑर्डिनेट करेगा। कोई भी काम अगर आपको करना है बीएससी से भी, एनएससी में, या उनको किसी से बात करना है, तो किसको फोन घुमाए? कंप्लायंस ऑफिसर को। कंप्लायंस ऑफिसर को। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बोल रहे आप, इसको रट्टा मत मारो। कंप्लायंस ऑफिसर क्यों रखा है? ताकि इन लोगों के लिए एक सेंट्रल एजेंसी हो जिससे वो कंपनी के बिहाफ पे बात कर सकते हैं। वो तो डायरेक्टर के पास जाएगी से भी। राइट, तो वन कॉम्प्लायंस टू ऑफिसर से बात होगी। थर्ड क्या कि अब तुम कंपनी में बैठे हो तो कंपनी को देनी पड़ती है। हाँ, अब थर्ड पॉइंट, तुम्हारी जो बाहर जा रही है, तो मैं इंश्योर करूँ कि प्रॉपर सिस्टम फॉलो हो कंपनी में, जिससे इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास सबमिट होती है वो परफेक्ट हो। मेकर चेकर करो, जो कराना ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। राइट। लाइक से भी हेडमास्टर है, ये उसको होमवर्क दे रहा है। पहला होमवर्क दिया भाई तुम सारे प्रोविजन कंप्लाई करो, दूसरा हमारे से कोऑर्डिनेशन तुमसे ही करेंगे, तीसरा प्रॉपर प्रोसीजर तुम्हें फॉलो करने हैं। कल को इन्फॉर्मेशन हुई तो आप ये नहीं कर सकते कि ये सिस्टम के कारण होगा, क्योंकि सिस्टम बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। और फोर्थ क्या है? और जो भी इन्वेस्टर की कंप्लेंट आ रही है उसको तुम फॉलो करो, उसमें क्या बड़ी फॉलो बात है? करो ईमेल। हाँ, अभी बता दो 612 एकदम एक ही लाइन में मेरे को क्या रूल है? कॉम्प्लायंस ऑफिसर का काम है टू इंश्योर जो भी रेगुलेशंस है वो प्रॉपरली फॉलो हुए, और टू कोऑर्डिनेट विद सेबी, स्टॉक एक्सचेंजेस, डिपॉजिटरीज, फिर वो सही तरीके से उस पे अपलोड हो रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कंपनी का वो प्रॉपरली करेक्ट वे में अपलोड हो रहा है। एंड फोर्थ इज ईमेल एड्रेस प्लेस करना है, कोई भी कंप्लेंट आए इन्वेस्टर का उसको एड्रेस करने के लिए। ठीक है, बराबर है, कोई ज्यादा बड़ा काम था नहीं। तो चीजें समझो, मतलब विजुलाइज करो, रट्टा मत मारो। मैं आपको कैसे बोल पा रहा हूँ कि आप बोल रहे हो ठीक है कि नहीं है, क्योंकि मैं विजुलाइज कर रहा हूँ। तो आप भी विजुलाइज करो क्या काम है और क्या कह रहे हैं। ब्रॉडली हमें समझना, हमें रट्टे नहीं मारने कि क्या कहता क्या। अभी 7 क्या बोल रहा है? 7 बोल रहा है कि एक अपॉइंट शेयर ट्रांसफर एजेंट और डू इन हाउस, एंड इफ शेयर होल्डर्स आर मोर देन 1 लाख रजिस्टर विद सेबी और अपॉइंट आरटीए। ये बोल रहा है कि जब भी तुम्हारे इन्वेस्टर शेयर होल्डर्स जो है, या तो उनके लिए शेयर ट्रांसफर एजेंट अपॉइंट करो,
उनका सब डेटा मैनेज करने के लिए या तो इन हाउस रखो, बट अगर शेयर होल्डर्स नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 1 लाख के ऊपर हो जाते हैं तो आपको कंपलसरी आरटीए अपॉइंट करना पड़ता है, जो कि सेबी के साथ रजिस्टर्ड है। आप इन हाउस नहीं हो सकते? 1 लाख के ऊपर इन हाउस नहीं हो सकता, शेयर होल्डर्स अगर 1 लाख के ऊपर है दोबारा तो पढ़ो। नहीं। अच्छा नहीं, इन हाउस रहेगा, लेकिन वो उसको सेबी के साथ रजिस्टर करना पड़ेगा अपने अपने इसको भी। तो दोनों स्टेटमेंट में अपॉइंट फर्क शेयर है ना? ट्रांसफर एजेंट और डू इन हाउस, एंड इफ शेयर होल्डर्स आर मोर देन 1 लाख register with SEBI or appoint RTA। ओके, हाँ, क्लियर है? क्या आप एक सांस में बता दूं क्या करें? वो बोल रहा है कि शेयर ट्रांसफर एजेंट को अपॉइंट करो या फिर इन हाउस ही आप पूरा डेटा रख सकते हो, पर अगर शेयर होल्डर्स 1 लाख के ऊपर है तो जो आरटीए सेबी के अंडर रजिस्टर्ड है उनसे करवाइए, नहीं तो और खुद रजिस्टर हो जाइए सेबी में। दोनों करना है कि दोनों में से एक करना है? दोनों में से एक करना है क्योंकि और है वहां। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। हाँ, 7.2 बोलता है या फिर या तो आप इन हाउस कर सकते हो या फिर आरटीए के थ्रू कर सकते हो, हाफ हाफ नहीं कर सकते, यानी कंप्लीटली आपको एक ही जगह से करना है। ठीक है, थैंक यू। राइट ना सर? आगे। नाउ 7.3 जो एनुअल डिस्क्लोजर है वो है कॉम्प्लायंस सर्टिफिकेट, जिसपे कंपनी सेक्रेटरी और शेयर आरटीए देता है स्टॉक एक्सचेंज को, और वो हर साल विद इन 30 डेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर जाता क्या है। बोला? कौन देता है, किसको देता है? कॉम्प्लायंस सर्टिफिकेट देता है कंपनी, यानी कॉम्प्लायंस ऑफिसर टू द स्टॉक एक्सचेंज। दोबारा पढ़ लो। कॉम्प्लायंस सर्टिफिकेट जिसपे सीएस और आरटीए का साइन होता है वो दिया जाता है स्टॉक एक्सचेंज को कब? विद इन 30 डेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर। क्या रहता है सर्टिफिकेट में? कॉम्प्लायंस सर्टिफिकेट में रहता है कि कॉम्प्लाइड किया है ना वो सब। क्या कंप्लेंट है? अपने देखा था सर वो, एक सेकेंड। हाँ, देखा था तो वापस रिकॉल करो। रेगुलेशन में जाओ, दोबारा पढ़ो उसको क्या कह रहा है। जो खाली पढ़ने से मतलब नहीं है जब तक आपको क्लियर नहीं होगा। यही जो शेयर ट्रांसफर वाला है ना सर, हम्म शेयर ट्रांसफर वाला जो इंफॉर्मेशन है वो हम्म वो अपलोड किया जाता है फ्रॉम कंपनी टू हम्म रिलेटेड स्टॉक एक्सचेंज। क्या कह रहे हो? सर्टिफिकेट किस चीज के लिए? क्या कि सर्टिफाई कर रहे हो? शेयर ट्रांसफर एजेंट जो है कंपनी का, ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू शेयर ट्रांसफर फैसिलिटी एंड मेंटेन। शेयर ट्रांसफर फैसिलिटी हम्म जो पूरे साल भर में की है, शेयर ट्रांसफर का जो भी एक्टिविटी किया है उसका रिकॉर्ड, एजेंट रजिस्टर्ड विद द बोर्ड। क्या रिकॉर्ड? पढ़ो ना जो लिखा है उसको पूरा पढ़ो। 7 रिकॉर्ड बिना बिना वर्ड खाए जो लिखा है उसको ट्रांसलेट करो। 7 रिकॉर्ड। The listed entity shall submit a compliance certificate to exchange duly signed by both the compliance officer
of the listed entity and authorized representative of the share transfer agent wherever applicable within 30 days from end of the financial year, certifying compliance with requirements of sub regulation 2. तो ये सब रेगुलेशन 2 का कॉम्प्लायंस ये है कि द लिस्टेड एंटिटी शैल इंश्योर that all activities in relation to share transfer facility are maintained either in house or registered to an issue or share transfer agent तो अब registered एक with the सांस में बताओ कि 7(3) सर्टिफिकेट किस लिए होता है? वो सिर्फ इतना बताता है कि जो भी शेयर ट्रांसफर से रिलेटेड जो भी फैसिलिटी है वो कौन दे रहा है, वो इन हाउस दिया जा रहा है कि आरटीए के थ्रू दिया जा रहा है, और जिस आरटीए के थ्रू दिया जा रहा है उसका नाम उस पे रहता है एंड साइन। ठीक है, आगे बढ़ो। 7(4) चेंज इन आरटीए ट्राइपार्टिट एग्रीमेंट। उसमें अगर आरटीए ड्यूरिंग द ईयर चेंज होता है तो फिर उसका 3 पार्टी का एग्रीमेंट बनता है। अगर ओल्ड भी आरटीए हो तो ओल्ड आरटीए, न्यू आरटीए और कंपनी के बीच में ट्राइपार्टिट एग्रीमेंट बनता है। तो अगर इन हाउस हो तो इन हाउस हो तो सिर्फ इन हाउस यानी कंपनी एंड न्यू आरटीए, जो भी आरटीए अपन ने अपॉइंट किया उसका न्यू कंपनी न्यू आरटीए, और इस केस में एग्रीमेंट होता है तो वो ड्यूअल पार्टी ही होगा। और आगे 7(5) बोलता है कि फाइल ट्राई पार्टी एग्रीमेंट टू स्टॉक एक्सचेंज। तो जब भी ऐसा कोई एग्रीमेंट होता है तो फिर ये एग्रीमेंट विद इन 7 डेज, जब भी वो एग्जीक्यूट होता है उसके विद इन 7 डेज में रिलेटेड स्टॉक एक्सचेंज को बताना है, उसको फाइल करना है ये एग्रीमेंट। किसको 7(6) फाइल सर, करना है? स्टॉक एक्सचेंज को सर, जहां वो लिस्टेड है कौन जो फाइल करेगा? कॉम्प्लायंस ऑफिसर, कंपनी ना? कंपनी। चलो आगे बढ़ो। 7(6) tripartite agreement to be placed in subsequent board meeting। जैसे ही एग्रीमेंट होता है तो नेक्स्ट जो बोर्ड मीटिंग होगी ये एग्रीमेंट के बाद में, तो वो बोर्ड मीटिंग में इसको बताना है बोर्ड को, ऐसा हुआ है। सच एग्रीमेंट हैज बीन हैपेंड। रेगुलेशन खाली नंबर बताना 8, है, बताना है। एग्रीमेंट टू बी प्लेस्ड ना सर, तो एग्रीमेंट बताना है कि एग्रीमेंट रखना है बोर्ड के सामने? बोर्ड के सामने रखना है। तो फिर बोर्ड के सामने रखी जाएगी। Regulation 8, company to provide correct and adequate information to intermediaries like RTA and credit rating agency etc. कंपनी अपनी करेक्ट इंफॉर्मेशन और जितनी जरूरी है उतनी इंफॉर्मेशन सारे इंटरमीडिएटरीज टू द सेबी, जैसे कि आरटीए, सीआर, क्रेडिट ट्रेडिंग एजेंसी, इन लोगों को टाइमली देना चाहिए। अब देगी जब ये लोग मांगेंगे, अपने आप से नहीं देना। जब ये लोग मांगते हैं तो इनकी इन्फॉर्मेशन फटाफट देनी। आगे चलो। रेगुलेशन 9, पॉलिसी फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एक्चुअली रेगुलेशन में ये पॉलिसी है कि डॉक्यूमेंट्स प्रिजर्व करने का कैसे तरीका होता है, तो उसमें वो दैट वुड बी डिसाइडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसमें क्या उसमें करना है? लेकिन इस मिनिमम रेगुलेशन की कंप्लायंस मिनिमम के लिए क्या करना है? इसके लिए पॉलिसी फॉर्मेशन। तो जरा तो गूगल में दिखाओ मेरे को ये पॉलिसी, ड्राफ्ट पॉलिसी, ये पॉलिसी दिखाओ गूगल में कैसी होती है। पॉलिसी फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। यही ना सर? हाँ निकालो। ये क्या निकाल रहे हो? पॉलिसी निकालो दूसरी कंपनी की। बैक
कंपनियों की पॉलिसी निकालो जो उनकी वेबसाइट पे डली है। अ, मिलेगी ना, नीचे है, तो आगे पीछे क्यों नहीं जाते? ये इतनी सारी पॉलिसियां दिख रही हैं, वो सब नहीं है? हाँ रीड करूँ ये। आप मोटा मोटा देखो कि क्या कह रहा है, हाँ हाँ क्योंकि बनाने को पड़ेगी। अगर आप जाओगी लिस्टेड कंपनी में तो आपको बनानी पड़ेगी ना पॉलिसी। हाँ आप ओके प्रैक्टिकल सीख रही हो ना, खाली हाँ थ्योरी नहीं पढ़ रही हो। किसी को थ्योरी नहीं देना, एक्चुअल काम देना पड़ेगा। ओके। इसमें नंबर ऑफ पॉलिसीज किया है सर। सबसे पहले तो इन्होंने हम्म। अ, जो जो दो दो सेबी एलओडीआर में बताया गया है कि कुछ पॉलिसी कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको परमानेंटली रखने हैं और डॉक्यूमेंट्स आपको नॉट लेस देन 8 इयर्स रखने हैं। अरे उसका मोटा मोटा समझे, डिस्क्रिप्शन है। उस प्रोविजन का हाँ कंप्लायंस। हाँ ऐसे पॉलिसियां बनानी पड़ेंगी, तो इसको सेव करके रखो। जहाँ कोई डिस्क्लोजर आ रहा है, जहाँ कुछ भी आ रहा है, उसका फॉर्मेट सेव करके रखो। हाँ देखो जब आप भूल जाओ कि वो क्या करना था, तो ये खोलने के बाद आपको याद आ जाएगा। राइट सर। ठीक है। तो मैं 10th इसके अलावा रेगुलेशन। और कैसे सिखा सकता हूँ? ऐसे ही सिखा सकते हो ना। हाँ राइट सर, दिस इज परफेक्ट। मेहनत आपको करनी है, देखना आपको। चलो आगे बढ़ो। 10th regulation, sub-regulation 1, company to file documents to stock exchange through electronic platform. हम्म, कंपनी को जो भी स्टॉक एक्सचेंज को इंफॉर्मेशन देनी है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म से देनी है। हम्म, एंड कंपनी को उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म से इंफॉर्मेशन देने के लिए, वो मेंटेन करना पड़ेगा। Regulation 11, any scheme of arrangement, amalgamation, etc. does not violate the stock exchange or security regulation. कंपनी अगर कोई भी स्कीम ऑफ अरेंजमेंट अमलगमेशन लाती है तो वो सिक्योरिटी रेगुलेशन और स्टॉक एक्सचेंज जिसमें वो लिस्टेड है उससे उसके उसका कोई भी रेगुलेशन उसने वायलेट नहीं करना चाहिए, वायोलेट नहीं करना चाहिए। ठीक है। 12th रेगुलेशन शेड्यूल 1 से रिलेटेड है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट, रीपेमेंट टू इन्वेस्टर शेल बी मेड बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड, जैसे ईसीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस। इफ नॉट तो फिजिकली भी दे सकते हैं, बाय वारंट, इफ नॉट चेक। मतलब, इफ नॉट पॉसिबल, अगर इफ नॉट पॉसिबल, चॉइस नहीं है। इफ नॉट पॉसिबल देन फिजिकल वारंट या चेक भी इशू कर सकती है। एट पेबल एट पार रहने चाहिए वो। विथ उस चेक पे या वारंट पे इन्वेस्टर के बैंक डिटेल्स रहने चाहिए। इफ नॉट अवेलेबल देन एड्रेस प्रिंट करके देना चाहिए। और अगर 1,500 से ज्यादा का अमाउंट है तो फिर ऐसे चेक्स एंड वारंट शुड बी सेंट बाय स्पीड पोस्ट। ठीक है। हाँ। रेगुलेशन 13, सब रेगुलेशन 1, एडिक्वेट स्टेप्स फॉर एक्सपीडियस इन्वेस्टर कंप्लेंट रिड्रेसल। इन्वेस्टर का जो भी कंप्लेंट है वो फास्टर और सही तरीके से होना चाहिए, इसलिए एडिक्वेट स्टेप्स लेनी चाहिए।
कंपनी ने। रेगुलेशन 13 सब रेगुलेशन 2 कंपनी शुड रजिस्टर ऑन सेबी स्कोर्स इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म। तो ये जो इन्वेस्टर के कंप्लेंट्स हैं उसको एड्रेस करने के लिए कंपनी रजिस्टर होनी चाहिए सेबी के स्कोर्स प्लेटफॉर्म पे। रेगुलेशन 13 सब रेगुलेशन 3 स्टेटमेंट ऑफ इन्वेस्टर कंप्लेंट, ये क्वार्टरली डिस्क्लोजर होता है जो कि 21 डेज फ्रॉम एंड ऑफ क्वार्टर में दिया जाता है। तो इसमें दिया जाता है कि क्वार्टर के स्टार्टिंग में कितने कंप्लेंट्स थी, ड्यूरिंग द क्वार्टर कितनी आई, फिर कितनी रिजॉल्व की गई, और फोर्थ पॉइंट आता है कि एंड ऑफ द क्वार्टर में कितनी कंप्लेंट्स पेंडिंग रही। ठीक है। हाँ। रेगुलेशन 13 सब रेगुलेशन 4 स्टेटमेंट ऑफ इन्वेस्टर कंप्लेंट टू बी प्लेस्ड बिफोर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये जो स्टेटमेंट ऑफ इन्वेस्टर कंप्लेंट है जो अपन अपलोड करते हैं, वो चीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने प्लेस किया जाएगा जब भी नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग होगी आफ्टर क्वार्टर। इसमें 14th रेगुलेशन ये बोलता है ऑल फीस टू बी पेड टू स्टॉक एक्सचेंज इन मैनर स्पेसिफाइड बाय सेबी। जो भी फीस स्टॉक एक्सचेंजेस को भरनी होती है कंपनी को, वो जिस तरीके से सेबी ने बताया उसी तरीके से होगी। ठीक है, अभी चैप्टर क्लियर हो गया। हाँ। अभी तक हमने 3 चैप्टर थे, 3 में से 2 करे। हाँ। कौन से? पहला डेफिनेशनों का, हाँ। और दूसरा कंप्लायंसेस का। अब ये जो चैप्टर है ये हर लिस्टेड कंपनी को एप्लीकेबल है, चाहे उसका डेट लिस्टेड हो, चाहे उसकी आईडीआर लिस्टेड हो, चाहे कुछ भी लिस्टेड हो, यूनिट्स छोड़ के। हाँ। समझे क्या? अगर कोई खाली डेट लिस्टेड कंपनी है उसको भी ये पूरा चैप्टर एप्लीकेबल है, अगर इक्विटी लिस्टेड है उसको भी एप्लीकेबल है, किसी के आईडीआर लिस्टिंग है तो भी उसको एप्लीकेबल है। अभी यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लो, क्योंकि आज का अपना सेशन यही था। नहीं सर, दिस इज क्लियर। यस सर। नहीं होगा हफ्ते बाद वापस पूछूंगा। हाँ चलेगा सर। तो इसलिए समझने पे ध्यान दो, कॉपी पेस्ट की वजह। समझ गए तो जितनी बार चाहिए उतनी बार आप आंसर दे पाओगे। ठीक है, चलो। हाँ, थैंक यू। ओके, बाय बाय।